बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ भी बीत चुका है। अब आगे सियासी गहमा गहमी का आगाज़ होगा क्योंकि APC बुलाई जाएगी, उसमें मुशावरत होगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा। वो तहरीक अदम एतमाद होगी या फिर अवामी मार्च के हवाले से कोई तहरीक चलाई जाएगी, इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाना है। अपोजिशन जमातें मिल बैठेंगी, शहबाज शरीफ भी मुलाकातों में शरीक रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफ़ी सरगर्म दिखाई देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार होगा, या फिर ये सियासी गहमा गहमी ही होगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अमली शक्ल इख्तियार नहीं करेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए राना अजीम साहब का रुख करते हैं। राना साहब, APC तो बुला ली गई, ईद ख़त्म हो चुकी, अब क्या मज़ीद कुछ दिन इंतज़ार किया जाएगा या फिर कल ही कोई हल्ला गुल्ला या हलचल शुरू हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, यासिर, ईद कुर्बान हो गई, गुजर गई। ईद का तीसरा रोज़ है आज, पूरी कौम को ईद मुबारक भी। और बहुत सी कुर्बानियाँ हुई और इस दफ़ा आपको पता है रिकॉर्ड कुर्बानियाँ हुई हैं ईद पर। अब बहुत से लोगों की नज़र है कि ईद कुर्बान पर बकरे भी, बछड़े भी, ये सारी कुर्बानियाँ तो हो गई, अब सियासी कुर्बानियाँ होंगी या नहीं होंगी। अब बड़ी उम्मीद है अपोजिशन के बहुत से कारकुनों को, मैं अपोजिशन के लीडरों को नहीं कह रहा, अपोजिशन की जमातों से तलक रखने वाले कारकुनों को, और वो शामियाने भी जा रहे हैं कि ईद के बाद एक ऐसा राउंड खेला जाएगा कि उनकी क़यादत इस तरह मुतहर्रक होगी कि पूरी हुकूमत जो है समेटी जाएगी, पूरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और हुकूमत के ख़त्म होने के बाद शायद उनकी सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएँ। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने तो अपने एक पेज पे बाकायदा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बहुत सी ऐसी चीज़ें लगाना शुरू कर दी हैं कि हम आएंगे तो ये होगा, हम आ रहे हैं और इस साल में ये हो जाएगा, यानी वो इतनी तैयारी में है। पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी में है। मौलाना फजलुर रहमान जो बेचारे इस सारी बसात को लपेटने के लिए बैठे थे, बिछा कर बैठे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, वो इन दोनों से सख्त नाल है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था। वो इससे ना, अब मेरे पास जो इतला है, जो बड़ी अहम इतला है, वो इतला ये है कि जो कल भी रब्ता हुआ था शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान, जिसे कुछ लोग आज कोट कर रहे हैं, मेरी इतला के मुताबिक उस राब्ते में ये कहा गया कि जनाब किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्हें फ्रंट पे ना आने दिया जाए। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। और जब अब अपोजिशन अपने इत्तेहाद से लेकिन राना साहब, हुकूमती नुमाइंदगान और वज़रा तो ये कहते हैं कि मदरसे के बच्चों के सर पर तो ये दोनों जमातें मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ अटैच करना चाहती हैं। देखिए, मेरे इतलाक बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये हुकूमत यही कहती है। अगर स्ट्रीट पावर देखी जाए, किसी ने निकाल के लानी है तो मौलाना फजलुर रहमान ही निकाल के ला सकते हैं। ना पीपल्स पार्टी का वर्कर अभी इतना चार्ज हुआ है, ना मुस्लिम लीग नून का वर्कर चार्ज हुआ है। अगर इन दोनों सियासी जमातों के वर्कर चार्ज हुए होते तो अब तक ये बहुत कुछ कर गए होते। क्योंकि इन दोनों सियासी जमातों के वर्कर्स जो हैं वो अभी मुझे लगता है वो जिस तरह कहते हैं ना, लस्सी पी के सो रहे हैं। मौजूदा हालात में तो मुझे यही लग रहा है कि उनके पास नहीं। अब मौलाना फजलुर रहमान अगर फ्रंट पे आते हैं तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में यह इज़हार किया गया था कि मौलाना साहब के आगे आने से हम पर यह लेबल लगेगा कि हम एक मजहबी जमात और मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी, और इंटरनेशनल जो है सतह पर हमें इससे रसवाई होगी, हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इसके बाद इनकी आपस की गुफ्तगू में, टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये बात शामिल है। और एक तीसरे जो इनके दरमियान तीसरा कुछ शख्स जो है जिसके ज़रिए सारा कुछ होता है, उसके ज़रिए पैगाम दिया गया है कि अगर तहरीक चलानी है, वो तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में सिर्फ ये दोनों सियासी जमातें आगे रहे। अब मौलाना साहब को इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ किया गया कि मौलाना साहब को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन राना साहब, आप मेरी इस बात से अग्री होंगे कि लास्ट टाइम जो आज़ादी मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने शुरू किया था, उसमें एजेंडा जो था वो मजहबी था, इसीलिए दोनों जमातें बैकफिट पे गईं। लेकिन इस बार तो उनका एजेंडा ही सियासी है, उन्होंने तो सियासी बुनियादों पे साथ देने का ऐलान किया है और इनका साथ मांगा है। जब एजेंडा सियासी हो गया तो तब दोनों जमातों को क्या मसाइल? आप कह रहे हैं ना ये एजेंडा सियासी है, ये आपका कहना है और ये उनका कहना है जो दो सियासी जमातें हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने किसी एक जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है
ये सियासी एजेंडा है, निकाल लें अभी तकारीर उनकी 100, 150, 300 जितनी तकारीर निकाल लें। ये अभी ये पिछले दिनों गए हैं पंजाब के एक विज़िट पे थे, तो वहाँ पर तो वो कभी यहूदी लाबी के इस्तेमाल करते हैं, मज़हब का नाम को बेचते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा कि एक शख्स जो मजहबी जमात का रहनुमा है, अगर आप उसको लीड करवाते हैं और आप दोनों सियासी जमातें जो इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को क्लेम करती हैं कि हम इंटरनेशनल गुफ्ते हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी हमायत के दावे करती हैं, तो वो फिर किसी सूरत में भी मौलाना साहब का साथ जो है उन्हें बारे में नहीं आता। मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो ने वहाँ से तो रवाना किया सिंध से, तो क्या मौलाना साहब के साथ पीपल्स पार्टी का कोई लीडर आया, उस मार्च में शामिल हुआ? उस वक्त तो गेम बनाई थी ना, जो चाहते ये कर सकते थे। मेरे पास जो इतला है, अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो अगले 48 घंटों में मेरी इतला है कि शायद एक नया ब्रेक थ्रू हो, और नया ब्रेक थ्रू ये हो कि अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी किसी सियासी जमात का राब्ता हो। ये यासर मैं बिल्कुल क्या, वो राब्ता होना चंद घंटे या चंद दिनों के लिए है, मैं ये भी आपको बता दूं, उसके बाद वो राब्ता ख़त्म हो जाना है। अच्छा राना साहब, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मैं कोई हल्ला गुल्ला नहीं देख रहा, मुहर्रम आते देख रहा हूँ, शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, उसका कमर दर्द ठीक नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर तक का वक्त है अपोजिशन के पास, उसके बाद ये सारी सियासी जो गहमा गहमी है ये आम इंतखाबात के लिए होगी। आप 3 प्रोग्राम पहले देख लें, हमने शेख रशीद साहब तो अब कह रहे हैं, हमने पहले कह दिया था कि ये 2 से 3 माह किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही। हमने तो कह दिया था कि बिल्कुल इस्लामाबाद मार्च नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इनके दरमियान गुफ्तगू में तय हो चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देखें, मियाँ शहबाज शरीफ किसी सूरत में अपोजिशन लीडरी से ख़त्म नहीं होना चाह रहे, वो कह रहे अपोजिशन लीडर मैं रहूँ, और हम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो किसी सूरत में भी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे। तो जब दोनों इतराफ़ में ये चीज़ें हो, तो फिर इन्होंने इलेक्शन या इलेक्शन के लिए किसके ख़िलाफ़ जाना है। और तीसरी मैं आपको ये भी बता दूँ, ये बिल्कुल आपको ये मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ, कन्फर्म, कि दोनों सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं ने अपनी क़यादत को ये कह दिया है कि हमें किसी सूरत में भी इस मौजूदा हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए। अगर गिरा देते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा सियासी मुखालिफ जो है वो पीपल्स पार्टी है, और अगर अब हम इकट्ठे चलेंगे तो इलेक्शन में हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, तो उसका फ़ायदा फिर दोबारा जो है तहरीक इंसाफ लेगी और स्टैंड हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंपेन नहीं चल रही, अपोजिशन के इजलास ज़रूर होंगे, अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, अपोजिशन के हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े बड़े दावे सामने आएंगे, लेकिन हर दावे के बाद एक नई चीज़ सामने आ जाएगी और अपोजिशन की सारी चीज़ें नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी। ये हल्की फुल्की मौसीकी है जो चलती रहेगी, हुकूमत को इससे डर नहीं है, लेकिन ये दोनों सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अपने कारकुनान को क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो कारकुनान जो आपके साथ मुत्तहिद होकर चलना चाहते हैं, आपके साथ सिंसेयर हैं, आने वाले दिनों में आपके इस रवैये से उनके अंदर कौन सा रवैया जन्म लेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से। कराची में इस वक्त क्लीन कराची मुहिम का आगाज़ हो चुका है, आज पहला दिन था। NDMA ने FWO की मदद से कराची में बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी है। गुजर नाले की आज सफाई होती रही। उसके अलावा कराची को एक और बड़ा मसला दरपेश आया, वो ये आया कि आलाइशों के सड़कों पर ढेर लगे हुए हैं, बल्दियाती निज़ाम तबाह होकर रह गया, बल्दियाती इंतज़ामिया कहीं पर दिखाई नहीं दी। इंतज़ामिया का ये फुकदान आवाम के जहनों में सिंध हुकूमत के खिलाफ क्या चीज़ पनप रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा खुसूसी किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण खान, सबसे पहले तो बात करेंगे आज जो क्लीन कराची मुहिम का आगाज हुआ है, उसमें गुज्जर नाले की किस हद तक सफाई हो चुकी है, अब कितने हजार टन ये रोजाना की बुनियाद पे कचरा साफ होगा, और आलाइशों के हवाले से सिंध हुकूमत ने अब तक प्लानिंग क्या की, वज़ीर आला के दौरे के अलावा क्या कोई ज़मीनी हकाइक भी देखने को मिले? जी बिल्कुल, कराची में आज से क्लीन कराची मुहिम का आगाज़ हुआ है। FWO के तहत जो है मुख्तलिफ नालों की सफाई कराई जाएगी। आज इसका आगाज़ गुज्जर नाले से किया गया है। 5 मकामात थे ये, जहां से मशीनरी के ज़रिए कचरा जो है नालों से निकाला गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि वो जो नालों की सफाई है वो बेसिकली चोकिंग पॉइंट्स जो हैं, जहाँ पर कचरा जम जाता है और उस वजह से निकासी आब नहीं हो सकती जब भी बारिश होती है, जिस तरह हमने थर्ड स्पेल में देखा था कराची
कराची का कि बिल्कुल निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया था। और गुज्जर नाला जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, तकरीबन 12 किलोमीटर पर मुहित ये नाला है, 4 ये टाउन्स को कवर करता है। ये न्यू कराची भी जाता है, न्यू कराची से शुरू होकर गुलबहार, नाज़माबाद और लियाकताबाद और फिर जाके लियारी नदी में गिरता है जाके इसका सारा पानी। ये पॉइंट्स यहाँ से क्लियर होंगे। जिस तरह के कल सईद गनी ने भी बताया कि 3 नाले जो हैं, 3 सबसे प्रायोरिटी पर जो है वो गुज्जर नाला है, औरंगी टाउन नाला है और शाहराह फैसल का जो ड्रेनेज सिस्टम है सबसे पहले उसको साफ किया जाएगा। लेकिन जिस तरह महकमा मौसमियात ने आज एडवाइजरी एक जारी की कि 6, 7 और 8 को, 6 में एक सिस्टम जो है 6 तारीख को इन हो रहा है कराची में, 6 अगस्त को सिंध भर में आएगा, वो खलीज बंगाल से आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर जुमेरात की शाम से बारिशें शुरू होंगी और जुम्मे और हफ्ते को जो है मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ और आंधी के साथ होगी और ये सिस्टम ज़्यादा ताकतवर है। अब उसमें कराची कितना सस्टेन कर सकता है उसको, 3 दिन इनके पास हैं कि नालों की जितनी सफाई हो सकती है की जाए। लेकिन जब सिंध हुकूमत के पास ये तमाम नालों की सफाई की जिम्मेदारी थी, उस वक्त हमने देखा कि 2 जुलाई से नालों की सफाई शुरू की गई और उसके बाद जो 26 और 27 जुलाई को कराची का हमने हशर देखा, जिसकी वजह से 29 जुलाई को गवर्नर सिंध को वजीर आजम के पास जाना पड़ा, उन्हें कराची के तमाम मामला जो हैं उनको बताना पड़े और वफाकी हुकूमत को इंटरफेयर करना ही पड़ा। आखिरकार नालों की सफाई के लिए NDMA को ये चार्ज दिया गया और उसके बाद जो है FWO के तहत NDMA ने जो है नालों की सफाई का काम आज से जो है 3 अगस्त से शुरू किया गया है। 3 दिन में कितनी सफाई होती है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत कम अरसा है कि इतने ज़्यादा नाले कराची में, तकरीबन 38 नाले जो हैं, 38 के करीब बड़े नाले हैं, जबकि मुख्तलिफ DMCs के अंदर अगर हम बात करें तो ये बताइए कि इनमें से कितने नाले हैं जिनके ऊपर कब्जा हो चुका है, जिनके ऊपर इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये पानी का निकास बेहतर नहीं हो सकता? देखें, ये तो तकरीबन सारे नालों की यही कहानी है, हर जगह कब्जा हुआ हुआ है। गुज्जर नाले की अगर हम बात करें तो गुज्जर नाले पे भी आपकी मशीनरी वहीं तक जाएगी जहां पर वहां कब्जा नहीं हुआ हुआ। जो कब्जा करके नालों के जो पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल थिन कर दिया गया है, वहां पे ना मशीनरी जा सकती है। जब तक के इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं होता, नालों पर से कराची के तजावुजात का खात्मा नहीं होता, तब तक नालों की सफाई का हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सफाई होगी। और ये एक बहुत तवील प्रोसेस है, ये नहीं है कि आपने 2 दिन में एक प्लान बनाया और उसके बाद ये 2-4 दिन या 2-4 माह की बात नहीं है, ये सालों पर मुहित है, यानी प्रॉपर निजाम बनाना पड़ेगा। राना साहब, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो वो नहीं कर पाई? हर जगह पे इलेक्शन की तैयारी से लेके आप कचरा उठाने तक ले लें, फौज को मदद के लिए बुलाया जाता है, तमाम काम फौज से करवाया जाता है, हमारे जवान आते हैं, सड़कों की सफाई भी वही करते हैं, इलेक्शन के दौरान ड्यूटियां भी वही सरंजाम देते हैं। तो ये बल्दियाती निज़ाम, ये तो फिर सारा तबाहकुन है ना, इसकी देखभाल कौन करे? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि कराची जैसा शहर जहाँ पर हमेशा से पीपल्स पार्टी जो है, और सब दराज से लेना, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, MKM हुकूमत में रही, और उससे पहले भी जो आप देख लें तो पीपल्स पार्टी MKM, ये दोनों का मिक्स वहाँ पे चलता रहा। किसी दौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, किसी दौर में। तो अब उस सारे नैरियो में ये सारे काम वो है जो महकमा बल्दियात कर सकता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर सकती है। ये सारे वो काम है जो करने बड़े आसान है। मुझे बताएं, क्या कराची के गंदे नालों से तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो सकती? अगर कराची के अंदर इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें पिछले दिनों गिराई गई जिस पे बड़ा शोर भी मचा, तो अगर ये गंदे नालों का गंद ख़त्म कर दिया जाता, बिल्डिंगें गिरा दी जाती, जो जितनी वहाँ पे तजावुज़ात कायम हुई हैं, और ये चले आप नहीं वो कर सकते, लगा लें, इस सफाई कर ली जाती, नई पाइपलाइन बिछा दी जाती, कम से कम फौरी तौर पर कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाता कि बारिश का पानी किसी और जगह चला जाए, तो ये सारा मसला हल हो सकता था। असल मामला ये है कि ये यासर कोई भी वहाँ हुकूमत जो वहाँ पर आई, उसने अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की। एक ने दूसरे को जलील करने के लिए पूरी कराची को सज़ा दी और यही होता रहा वहाँ पे। अब जो फ़ौज आई है, हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाक फ़ौज ही आती है, हर मुश्किल वक्त में हर चीज़ काम करने वही आती है, और सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना भी कराची के अंदर कम से कम इन सियासी जमातों की तरफ से फ़ौज को ही करना पड़ता है। तो आज अगर वहाँ पे सफाई हो रही है, आज अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या यही सारा कुछ जो है सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती थी? सूबाई हुकूमत जो है अगर वो दरख्वास्त करती तो पाक फ़ौज जो है या रेंजर जो है इन्हें ये सारा सामान नहीं दे सकती थी। आज से पहले इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मेरे पास जो मुसद्दक़ा इत्तलात है, देखें, ये कब्ज़ा माफिया जो वहाँ पे कब्ज़ा करके बैठा है, ये इसका तल्लुक़ किसी और नहीं है, किसी और जमात से नहीं है, बल्कि सिंध से तल्लुक़ रखने वाली उन 2 सियासी जमातों से है जिनका होल्ड सिंध के अंदर और कराची के अंदर मौजूद है।
सही। किरण, पहले तो नालों के ओवरफ्लो को साजिश करार दिया जा रहा था। सईद गनी साहब ने भी ये कहा कि बहुत सी जगहों पे पत्थर फेंक दिए गए, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हर्डल्स पैदा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कराची का ये हाल हुआ। अब आलाइशों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये साजिश की जा रही है। किसकी जानिब से साजिश की जा रही है, और इस वक्त कितने मकाम ऐसे हैं जहां पर आलाइशों के बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं, और उस हवाले से सूबाई हुकूमत के इक़दाम क्या हैं? जी बिल्कुल, आलाइशें उठाने का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो मुताल्लिका डीएमसी है वो मुश्तरका तौर पे उन्हें करना था। इस वक्त तक जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डाटा आया है उसमें 51,312 के करीब आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाई गई हैं। 4 लैंडफील्ड साइट्स हैं जहाँ पे ट्रेंचेस बनाई गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं जहाँ पे मदफून किया जाएगा। कराची जैसे 2.5 करोड़ अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी आबादी है यहाँ पर। कराची में सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, कितनी यहाँ पे कुर्बानी होती होगी और यहाँ पर कितनी आलाइशें अभी तक उठाई गई। 3 दिन से आलाइशें उठाई जा रही हैं, जैसा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध हुकूमत का कहना है। कल सईद गनी ने खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ किया, खुद कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ईद से पहले कचरा नहीं उठाया। 2 दिन में कचरा नहीं उठता कराची का, इतना बड़ा बैकलॉग है। 18,000 टन यौमिया कराची में कचरा जनरेट होता है, उसमें से तकरीबन 7 से 8,000 टन मुश्किल से उठता होगा जो लैंडफील्ड साइट तक जाता है। अब जो बच जाता है कचरा वो यहीं पर जमा होता रहता है। उसके बाद जब बकरीद हुई हमने देखा जगह जगह यहाँ पर आलाइशें जो हैं नालों के करीब, सड़कों के करीब, हर जगह हमें आलाइशें नजर आई। कोई इलाका ऐसा नहीं था। आप लियाकताबाद चले जाएं, आप कोरंगी चले जाएं, आप लांडी चले जाएं, आप इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दीगर इलाके हैं आप वहां का विजिट कर लें, ईस्ट का विजिट कर लें, कोई इलाका ऐसा नहीं होगा कि जहां पे आपको आलाइशें पड़ी हुई नजर ना आए। सड़कों से अगर ये उठा लेते हैं आलाइशें, 85 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहां पर लेकर जाते हैं, लेकिन लैंडफील्ड साइट तक उसको फौरी तौर पर मुंतकिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शदीद ताफुन हर इलाके में हुकूमत को वफाकी हुकूमत पर तनकीद के सिवा इस वक्त कुछ दिखाई था। लेकिन आप ये देखें कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है तो उन्हीं की हुकूमत पंजाब में भी है। पंजाब की अगर सूरत हाल देखें तो सिंध से 100 गुना मुख्तलिफ है। इस ईद उल अजहा पर पंजाब की सूरत हाल ऐसी रही कि आपको कहीं पर भी सड़कों पर आलाइशें देखने को नहीं मिली। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल पूरे पंजाब के अंदर 90% सफाई शाम होने से पहले ही हो चुकी थी। बकिया जो 10% रही वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कर ली, या फिर अगले दिन वही वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार आए और सफाई हो गई। आप तनकीद कीजिए, तनकीद आपका हक है, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ काम कीजिए। बहुत शुक्रिया किरण खान इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, शरीफ खानदान के CFO को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ामात ये हैं कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो असल किरदार था जो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ाकार बताता रहा और मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए जाते रहे और उससे वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही। और 7 अरब से ज़ायद के असासे ऐसे हैं जो आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। इस हवाले से तहकीकात भी हुई हैं, इस हवाले से उससे पूछगछ भी की गई है। तो अब तक डेवलपमेंट क्या हुई है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, कोई भी CFO किसी भी कंपनी का मरकजी किरदार होता है, उसी ने तमाम तरीक़ाकार बताने होते हैं। 2 साल से केस चल रहा था, तो अब वो कौन से शवाहिद हाथ लगे जिसके बिना पर गिरफ्तारी अमल में आई, और गिरफ्तारी अमल में आने के बाद तहकीकात में किस हद तक पेशरफ्त हुई? देखें, इसमें ये गिरफ्तारी अगर ये कहे ना कि एक रात में बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं थे, आप पहले गौर करें कि चंद दिनों से मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहरक थी नैब के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुतहरक थी, और एक ही बात की जा रही थी, नैब को ख़त्म कर दिया, नैब को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं। वो पता किस तरह ना होता, देखें कुछ मुल्ज़मान थे जिस तरह मोहम्मद ताहिर नकवी, मसरूर अनवर, फजल दाद अब्बासी, शुएब कमर, राशिद करामत, जिन्होंने बाकायदा तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया था और उन्होंने कहा था कि इकरार किया था कि हमें कौन इस्तेमाल करता है, किस तरीके से हम जो है ये सारा कुछ करते हैं, किस तरीके से बेनामी कंपनियां बनी, किस तरीके से ये माल किस किस को जाता था, और ये सारी चीज़ें जो थी वो एक एक करके उन्होंने उस पर कर दी थी और बाकायदा जो था ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी। फिर उसके बाद क्या, आप गौर करें ना कि इंक्वायरी किसकी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है ऐसे कारोबार की जो शरीफ ख़ानदान के हैं, और उस पर प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, उस पर बयान कौन जारी कर रहा है, अताउल्लाह तारड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सियासी जमातों को अब
सियासी जमातों के रहनुमाओं के कारोबार से अलहदा होना चाहिए। अगर किसी जगह देखें, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक के हक़ में अदालत ने बयान दिया है, कहा कि ये बेगुनाह है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ख्वाजा साद रफ़ीक की है और उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि वाकई साहब को वैसे बयान इसमें बनता नहीं था, ये कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं थी। देखिए, क्या ये मुस्लिम लीग नून का चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर था? क्या ये मुस्लिम लीग नून का अहदेदार था? क्या ये कोई और थी? जब आपकी सियासी जमातें सियासी रहनुमाओं के कारोबार की हिफाजत के लिए हो जाए तो फिर ऐसे होता है। अब हुआ क्या, अब तक की मेरी इतला के मुताबिक ये ज़राए से है, देखें कन्फर्म मैं नहीं कह रहा, ये ज़राए से है, लेकिन मैं ज़राए से इसलिए कन्फर्म कर रहा हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक ये मोहम्मद उस्मान जो हैं, मैं अभी अब स्क्रीन पे बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें भी आपको सामने नजर आएंगी। मोहम्मद उस्मान जो है ये सेम वही रोल अदा कर रहे थे जो आसफ अली जरदारी की जाली अकाउंट केसेस में था। आपको याद होगा कि उस केसेस में क्या हुआ कि सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनके जाली अकाउंट्स बने थे, या कुछ तो ऐसे लोग थे जिनके जरिए पैसे निकलवाए जाते थे। लेकिन उस केस में, इस केस में कुछ मुख्तलिफ ये है कि वहां पे ऐसे लोग थे जिनका ना उनको पता था ना उन लोगों को पता था, लेकिन इसमें तो जाती मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट, मैं इसमें जो जाती मुलाजमीन है, मज़े वाली बात मैं कहने लगा, उनको भी नहीं पता था। अच्छा, इसमें अगर 25 लोगों के नाम अकाउंट है तो उसमें से 21 लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम अकाउंट मौजूद है। चेक साइन करवा लिए थे, चेक बुक इनके पास थी, अकाउंट उनके थे, चेक उनके साइन हो चुके थे, हर चीज़ हो चुकी थी। इस्तेमाल कौन करते थे? मौसूफ उस्मान जो थे ये मास्टरमाइंड थे। इनके ज़ुम्मे था कि आपने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। इसके ज़ुम्मे होता था कि इसने मोहम्मद बूटा फला के अकाउंट किस तरह खुलाने हैं। इनके ज़ुम्मे इवन यहाँ तक होता था, आपको पता है, इस शख्स को बाकायदा नादरा, इस शख्स को बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस, इस शख्स को बाकायदा बैंकिंग, हर जगह पर सरकारी तौर पर मुतारफ़ कराया जाता था जब इनके इक़्तिदार था। तो ये शख्स इतना पावरफुल था कि किसी के अकाउंट खुलवाने के लिए, आपके समझते हैं कि क्या मुतलका बैंक जो है, अगर वहाँ पे किसी का अकाउंट खुलता है, सारा कुछ होता है, पैसा आता जाता है, तो उस बैंक का कोई ना कोई अमला जो है इसमें मुलव्वस नहीं होगा। आम दिनों में हमारे अकाउंट में कुछ 4 पैसे ज़्यादा चले जाए तो 1 मिनट से पहले फोन आ जाता है। केस में भी तो यही है। तो इन लोगों के अकाउंट्स में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जाते थे, और वो लोग थे जिनकी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, उनके कोई ऐसे कारोबार भी नहीं थे। तो फिर उनको आज तक किसी ने पूछा नहीं। सब ये बताएं कि इस गिरफ्तारी के बाद हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल क्या आएगी? मैं वो ये कह रहा हूँ, इस गिरफ्तारी के बाद ही असल मुश्किल है। इस गिरफ्तारी के बाद ही असल मुश्किल है। मेरी इत्तला के मुताबिक उस्मान साहब पहले दिन ही सारा कुछ इकरार करेंगे। मैं आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ। उस्मान साहब जो हैं, देखें, ये सोने का चमचा लेते हैं। इन्हें कभी ये यकीन नहीं था कि इक़्तिदार के बाहर रहकर जिनका लिए कारोबार करते हैं, जिनके सब कुछ करते हैं, वो कभी इक़्तिदार से बाहर जाएंगे। और कभी ये वैसे हैरत अंगेज सी बात है कि पहले दिन ही सारे इकरार हो जाए। जी, पहले दिन काफ़ी इकरार हो चुका है। मेरे ज़राए ने इस बात की कन्फर्म किया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इनका मौसूफ का नाम जो है, मैंने जो नाम लिए हैं, इनके अलावा शरीफ ख़ानदान के एक और शख्स गिरफ़्तार हुए थे जो शहबाज शरीफ के भाई के बेटे थे। उन्होंने भी इनके हवाले से काफ़ी ज़िक्र किया है, और उस ज़िक्र के बाद बाकायदा इस शख्स को उसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन नैब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इस पर इन्वेस्टिगेशन की। नैब ने बहुत सी चीज़ें अपने विंग के ज़रिए इसकी ट्रेस आउट करवाई, और ट्रेस आउट कराने के बाद जब इसे पकड़ा गया तो उसके फौरी बाद आपने देखा मुस्लिम लीग नून का किस तरह रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। राना साहब, ये अता तारड़ साहब ये क्यों कहते रहे कि गिरफ्तारी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? देखें, ये इन्होंने यही कहना। अब तो 14 राउंड आपको नजर आ गया ना, रिमांड भी हो गया, उसी वक्त हर चीज़ भी सामने आ गई। अब अता तारड़ साहब अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? पहले तो मेरा एक सवाल है इन लोगों से, क्या ये जो मोहम्मद उस्मान है इसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है? अगर इसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है तो क्या शरीफ ख़ानदान का पैसा मुस्लिम लीग नून की मलकियत है? क्या शरीफ ख़ानदान सारा पैसा मुस्लिम लीग नून से बनाते हैं? अगर ऐसा नहीं है, उनका ज़ाती कारोबार है, तो फिर अता तारड़ समेत मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स को भी इस शख्स के दिफा में नहीं आना चाहिए था। यानी कारोबार और सियासत को अलग अलग। और यासर, मैं बता दूँ कि इस शख्स के ख़िलाफ़ बयान देने वालों में कुछ सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, ये आपको मैं बिल्कुल कर, और एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिस शख्स ने अहम तरीन सबूत दिए हैं, जो शरीफ ख़ानदान के बड़े करीब रहा है, और अब भी उन करीब लोगों में शामिल है। अभी सामने नाम उसका नहीं आया। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इससे इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में शायद शहबाज शरीफ पर उतना इल्ज़ाम ना आए, लेकिन हमज़ा और सलमान शहबाज
इनकी मुझे बचत होती नज़र नहीं आ। यानी आपको असल गेम जो है अब शुरू होती दिखाई दे रही है, इनके लिए मुश्किल अब से शुरू हो, यानी हकाइक इतने सामने आ चुके हैं, शवाहिद इतने हैं कि इनके लिए असल मुश्किल इस गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाली बिल्कुल इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हो चुकी है, ये बिल्कुल हो चुकी है। और आज भी जो ये मीटिंग हुई है कुछ लोगों की मुस्लिम लीग नून के, उसमें यही कहा गया है कि इस केस को किस तरह चैलेंज किया जाए, इसके रिमांड को किस तरह चैलेंज किया जाए, इसके दीगर मामला जो है उसको किस तरह देखा जाए। और फिर ये भी कहा गया है कि इसके हवाले से बाकायदा अभी से कुछ चंद लोग ऐसे तैयार किए जाएँ जो ये कहें कि जनाब ये उस्मान का तो दूर दूर तक अब उससे तल्लक ही नहीं रहा उसको नजर आ। और उस्मान के हवाले से एक लेटर तैयार किया जा रहा है कि ये इतना अरसा पहले ये कंपनी छोड़ चुका था, यानी आग करने लगे, आग करने लगे उसे। लेकिन ऐसा होना नहीं ना, इसलिए नहीं होना कि मौसूफ जो उस्मान है इन्होंने 3 अकाउंट तो ऐसे खोले हैं जिनका तल्लक हमजा, सलमान और शहबाज शरीफ से हट के भी शरीफ ख़ानदान की एक और बड़ी अहम शख्सियत से है। तो जब ये सारा कुछ सामने आता है और एक बेगम साहिबा भी हैं, उनका अकाउंट भी किस तरीके से किया, किस तरीके से पैसे गए और किस तरीके से जाली अकाउंट्स खोले गए, उनका नाम भी आ रहा है। चले कुछ दिन बाद वो नाम वैसे ही मंजर आम पर आ जाएंगे। ये इस वक्त बौखलाहट जो असल में है वो इसी वजह से है कि ये गिरफ्तारी से शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, दीगर इशूज़ पर बात करते हैं। ख़बर है कोयटा से महकमा मवासलात और महकमा तामीरात में करप्शन का इंकशाफ हुआ, इसकी पूरी इंक्वायरी की गई और 41 अफसरान ऐसे हैं जो मुलव्वस पाए गए और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। अब उनकी मुअत्तली से क्या सरकारी ख़जाने को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो पाएगी, उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ? ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खलील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खलील साहब, इस वक्त 41 अफसरान को मुअत्तल तो किया जा चुका, बात ठीक है, ओहदे से हटा दिया गया, उनके खिलाफ मजीद इंक्वायरीज में तहकीकात क्या हो रही हैं, शवाहिद अब तक कितने सामने आए और नूरुल अमीन मेंगल साहब जो सेक्रेटरी मवासलात हैं उन्होंने इस बारे में कमेंट्स क्या पास किए? जी बिल्कुल, महकमा मवासलात व तामीरात बलूचिस्तान जिसके पास सूबाई जो PSDP है उसके बजट का 60% उनके पास है, जो कि मुख्तलिफ़ महकमों में बिल्डिंग्स बनाते हैं और जबकि शाहराए सूबे में वो बनाते हैं। इसमें माजी में इतनी करप्शन हुई है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और नूरुल अमीन मेंगल जिन्होंने हाल ही में 8 या 9 माह हुए हैं इसका चार्ज संभाला है और उन्होंने जब इन तामीराती मनसूबों का मायना किया तो 33 अजला में बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। मतलब 50-50 करोड़ रुपए जो है वो शाहरा की तामीर पर पेमेंट हो चुकी है, लेकिन शाहरा पे काम ही शुरू नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गए, एडवांस पेमेंटें कर दी गई हैं, जबकि और जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इन मंसूबों के लिए कि इंटीरियर बलूचिस्तान में ज़मीनों की कीमत ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ पे भी 1000 रुपये से फुट से ज़्यादा जो है वो ज़मीनों की अदायगियाँ की गई हैं, जिससे कौमी ख़जानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा है। और जैसा कि आपके इल्म है कि वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद का कहना था कि गुज़िश्ता 7 सालों में तकरीबन बलूचिस्तान में 7 खरब रुपए जो हैं वो आए हैं, लेकिन अगर इनमें से 70 अरब भी लग जाते तो आज बलूचिस्तान एक मुख्तलिफ शक्ल पेश कर रहा होता। लेकिन यहाँ खलील साहब ये कहिएगा कि ये जो एक्सीएन थे या SDOs थे इनको मुअत्तल किया गया, क्या कोई सियासी पुष्टपनाही भी थी? 41 अफसरान इतना पैसा तो नहीं खा सकते, क्या ब्यूरोक्रेसी का भी कोई असर रसूख था इनके साथ, कोई ताल्लुकात थे, कोई पूरा मुनज़्ज़म नेक्सस तो होगा ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और जो CNW के ठेकेदार हैं उन पे मुश्तमिल है। और बलूचिस्तान में ये हुकूमतें तब्दील करने के लिए सरमायाकारी करते हैं, अपने मर्ज़ी का वज़ीर लाते रहे हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी के काम कर सकें। आप अंदरून बलूचिस्तान की जो है बात छोड़िए, अब 41 अफरान तो मुअत्तल हैं, जबकि 71 के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। और इंक्वायरियाँ भी जब वो ऑफिसर्स इस महकमे के करते थे तो वो इंक्वायरियां भेज देते थे, जिसकी रिपोर्ट्स भी जो है वो महकमे के पास है। इंक्वायरियां जो है वो सालों चलती रहती थी। अब एक काम किया गया है कि खातून अफसर को जो है वो इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया है, जिसका मकसद ही यही है कि उन तक एक्सेस कम हो और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपने 3 माह में ये रिपोर्ट्स देनी है, वरना जो इंक्वायरी अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नूरुल अमीन मेंगल का यही कहना था कि यहाँ सज़ा और जज़ा का नुकसान नहीं है, कौमी ख़जानों
को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, आपने मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद जो सियासी दबाव शुरू हो जाता है, हर हल्के के एमपीए या जो वजीर है उनके अपने लोग हैं जो कि मैं खलील साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ। राना साहब, जिस तरह खलील साहब बात कर रहे हैं इंक्वायरीज के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, फवाद चौधरी साहब के बयान को भी कोट कर रहे हैं, यानी बलूचिस्तान को हक देने के लिए, उनकी जो महरूमी थी उसको पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत ने बजट दिए। आपको याद होगा वजीर के घर से कितना सोने का जखीरा निकला था, बॉन्ड्स निकले थे, डॉलर्स निकले थे। यानी इतना पैसा अगर घर में जखीरा हो सकता है, इतने अफसरान खरबों की हेरा फेरी कर सकते हैं, ये अवाम पे लगाया होता तो हो सकता है बलूचिस्तान पंजाब से आगे होता। देखिए, आपको याद है कि एक सेक्रेटरी के घर के अंदर से पैसे मिले और पानी की टैंकी से कितने पैसे मिले थे, ये भी बलूचिस्तान के एक सेक्रेटरी थे। और एक बलूचिस्तान के सेक्रेटरी ऐसे भी थे जिनकी सिंध के अंदर कितनी कोटियाँ थी डिफेंस पे, जो पकड़े गए थे। उसमें बात यह है कि ये नहीं क्लेम किया जा सकता कि बलूचिस्तान को फंड्स नहीं दिए गए। बलूचिस्तान को फंड्स दिए जाते हैं, बलूचिस्तान को सब कुछ दिया जाता है। आगे वो उन फंड्स की तकसीम अगर दुरुस्त नहीं होती, तकसीम किस तरह दुरुस्त नहीं होती, जिस तरह खलील साहब बता रहे हैं, बिल्कुल यही होता है। एक ठेकेदार, एक एक्सियन, एक एसडीओ, ये सारे मिलकर एक माफिया होता है। और बाकायदा जब एक ठेका दिया जाता है उसमें, आपको हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में डिस्कस एक दफ़ा किया था, याद होगा आपको, कि हमने कहा था कि 80% तो तकसीम हो जाता है, 20% लगाने के लिए रखा जाता है, उसमें से भी अगर लग जाए तो बड़ी गनीमत है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो इंतहाई हो गई ना। और अगर यही बलूचिस्तान के अंदर इतने पैसे, ये क्लेम हम नहीं कर रहे, ये खुद बलूचिस्तान के अंदर लगे जो अफसरान हैं, जिस तरह मेंगल साहब ने कहा कि उन्होंने कहा, नूरुल अमीन मेंगल ने किया है कि यहाँ पे चूँकि पंजाब में भी रह के गए हैं, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरीके से, उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को मुअत्तल किया है, कुछ जिनको मुअत्तल किया है वो बहाल भी हो जाएंगे। मैं आप प्रोग्राम में ये भी बता दूँ, इसलिए कि उनके पीछे जो सियासी लोग हैं ना वो बड़े पावरफुल हैं। हो सकता है वो नूरुल अमीन मेंगल साहब को तब्दील कर दें कि तुमने ये क्या किया है। जब तक इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जब तक ये रकम नहीं निकलवाई जाएगी, इसी तरह चलता रहेगा। ये केस तो भी फौरी तौर पे नैब में चला जाना चाहिए था, नैब को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि इतने पैसे कहाँ पे गए। पैसे मिलते हैं बलूचिस्तान को, सब कुछ मिलता है बलूचिस्तान को, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वहाँ पे लगने वाले जो हैं वो सारा पैसा तकरीबन खा जाते हैं। खलील साहब, नूरुल अमीन मेंगल साहब ने यह भी बात की कि अगर इंक्वायरी शुरू कर दी गई तो 90% अफसरान को लाइन हाजिर करना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट ज़दा है, बाकी जो 10% हैं उनका हाथ नहीं पड़ता होगा। जी हाँ, बिल्कुल उनका यही कहना था कि अगर जब ये इंक्वायरियाँ कंप्लीट होंगी, जो 90% एक्सियन, एसडीओज या जो ओवरसियर्स हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल तमाम 33 अजला में जितने भी मंसूबे हैं उसमें एडवांस पेमेंट की गई हैं, काम नहीं किए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। खलील साहब, एक कानून मौजूद है कि एडवांस पेमेंट नहीं की जा सकती, काम मुकम्मल होता है जाके ओवरसीज जो एक्सियन होता है या उसके नीचे जो होता है ओवरसीज, वो जाके चेक करता है। चेक करने के बाद वो वहाँ पे एनओसी जारी करता है। एनओसी जारी होने के बाद जो है वो पेमेंट की जाती है। तो ये एडवांस पेमेंट तो कानून के मुताबिक की नहीं जा सकती। तो जितनी एडवांस पेमेंटें हुई हैं, क्या उनके खिलाफ सिर्फ मुअत्तली के अहकामात हुए हैं या मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो एडवांस पेमेंटें हुई हैं और जो तामीराती मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए, जितने भी 41 अफसरान हैं उनका यही कहना है कि जब तक आप इन एक्सियंस को, इन एसडीओज को नौकरियों से बरतरफ नहीं करेंगे, आप करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। लिहाजा इस बात को अब यकीनी बनाया जाएगा, जिनके खिलाफ भी केस करप्शन साबित हो गई, हम उनकी बरतरफी के लिए जो है वज़ीर आला को समरी भेजेंगे। और वज़ीर आला ने यह अहद किया हुआ है कि जो CNW या जो महकमा मौसलात व तामीरात है, इसको करप्शन से हर सूरत पाक करना होगा, क्योंकि सूबे की PSDP का 60% बजट इनके पास है, और जब वो खर्च ही नहीं होता, वो सारी करप्शन की नज़र हो जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए जो है वो नूरुल अमीन मेंगल को खुसूसी तौर पे यहाँ लाया गया। हालांकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इससे पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, उन्होंने फाइनेंस को भी बहुत सीधा किया, वहाँ पर भी बहुत करप्शन थी, लेकिन जब उन्होंने उसका चार्ज संभाला उसको सीधा किया, और अब खुसूसी तौर पे उनको यहाँ भेजा गया है, क्योंकि जो मुकामी अफसरान हैं उन पे इतना दबाव था कि वो खुद यहाँ पे बैठने को तैयार नहीं थे। उम्मीद करते हैं कि ये करप्ट ज़दा अनासर का खात्मा हो। अफसरान को भी ये सोचना चाहिए कि ये अपना है, इस पर कुछ लगाएंगे तो ये मुल्क आपको मजीद याद रखेगा, आपको फख्र देगा, आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। अपनी ज़ात का मुहासबा कीजिए। ये लोगों का पैसा जो आप खा जाते हैं, लोगों पर खर्च नहीं करते, इसका मुहासबा एक दिन
लेकिन रोज़े क़यामत भी होगा। बहुत शुक्रिया खलील अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जब फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम नहीं हुआ था तो कबायली इजला में खासादार फोर्स हुआ करती थी जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात सर अंजाम देती थी। उस दौर में हुआ क्या कि जो खासादार अफसरान थे या पुलिस एहलकार थे वो एक का नाम रजिस्टर्ड था लेकिन उसकी जगह पे काम कोई और करता था। अब जिसका नाम रजिस्टर्ड था वो या तो कोई और मुलाजमत करते थे या बैरून मुल्क चला जाते थे और कुछ हिस्सा लेते थे उस एहलकार से जो उनकी जगह ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता था। अब ये जम हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अब ये मुसीबत आन पड़ी कि खासादार फोर्स का क्या होगा। उसे पुलिस में जम करने का ऐलान कर दिया गया। अब जम होने के लिए जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें जिनके नाम दर्ज थे उनको पुलिस में जम कर दिया गया। अब वो लोग जो प्रॉक्सी पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे वो मैदान में उतर आए। उन्होंने एहतजाज किया कि हमें काम के लिए रखा जाए क्योंकि काम हम करते रहे, कुर्बानियां हमारी थीं, लेकिन आपने उनको जम कर दिया जिनका नाम था। ये सारा मामला है क्या और इस पर अब तक डेवलपमेंट क्या हुई है? ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बंगश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बंगश साहब, नाम किसी और का, काम किसी और का, दोनों जुर्म में मुलव्वस थे, दोनों को सजा दी जानी चाहिए थी, एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन दोनों को नवाजने का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। थोड़ा सा मैं सरसरी सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। अंग्रेजों के ज़माने में असल में हुआ ये था कि ये लोग जो ट्राइबल बेल्ट था वहाँ के हर ख़ानदान को एक अलाउंस दिया करते थे और उनकी ड्यूटी ये होती थी कि सड़कों पर अमन व अमान की बहाली के सिलसिले में वो हुकूमत की मदद करे। अब उसमें ये नहीं था, वो एक खानदान को अलाउंस देते थे कि फलां इलाके से लेकर फलां जगह तक इस सड़क की जिम्मेदारी, इस पे अमन व अमान की बहाली की जिम्मेदारी आपकी है। अब वहां पे ABC खानदान में से कोई भी बंदा उधर खड़ा हो जाता था और उसकी बदले वो उसका अलाउंस लेते थे। अब हुआ ये कि वो इस चीज को खसादारी कहा करते थे। बाद में जब अंग्रेज चला गया तो उसके बाद ये जो फोर्स है उसका नाम खसादार फोर्स रख दिया गया और सिस्टम वही चला आ रहा था। अब मसला ये था कि एक शख्स को एक खानदान में भर्ती किया जाता था। थोड़ा सा उसमें बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें ये तब्दीली की कि बाकायदा तौर पे उनकी भर्ती होती थी और उस भर्ती के नाम पे एक नाम रजिस्टर्ड होता था जिसके नाम पे जो तनख्वाह होती थी वो ड्रॉ होती थी। लेकिन मसला फिर ये हुआ कि उसमें से जो लोग थे जो किसी और जगह मुलाजिम थे, इवन वो सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे, वो बैरून मुल्क मुलाजिमत करते थे, तो उनको वो अपनी जगह किसी और का नाम दे देते और वही उसकी जगह ड्यूटी देता था। अब ये जो जब ये सेटल एरिया बन गया तो चाहिए तो ये था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती और इनको वो मराहत ना मिलते जो एक मेंबर या जो रजिस्टर्ड खसादार फोर्स का वो जो उनके मराहत होते थे वो उनको नहीं देने थे। लेकिन चूंकि वहां पे इनका एहतजाज बढ़ गया और इनका ये कहना था कि ज्यादातर लोग तो इसमें वो शामिल हैं जो औजी हैं। औजी का मतलब ये है कि जो दूसरों की जगह ये लोग काम करते हैं। ये कहते हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड थे वो तो ज़ाहिर है काम ही नहीं कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़े हैं और इसके अलावा जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें हमने किरदार अदा किया है, तो इसलिए ये मराहत हमें दी जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर इनको कानूनी हैसियत दी है और इस मेंबर की जगह, खसादार फोर्स की मेंबर की जगह एक लफ्ज का इजाफा किया गया है जिसको औजी कहते हैं। औजी का मतलब यह है कि जो दूसरों की जगह ड्यूटी दे रहे हैं। अब सूरत हाल यह है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पास एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यह कहा गया था कि कोई सिर्फ एक जिले में 2000 ऐसे लोग हैं जो दूसरी खसादार फोर्स के जो लोग हैं उनकी जगह पे ये ड्यूटी दे रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि 50% जो खसादार फोर्स है उसमें वो लोग शामिल हैं जो या तो इंतकाल कर गए हैं और या फिर बाहर के ममालिक में वो काम करते आ रहे हैं। अब मसला ये है कि ये लोग जो हैं ये तो जाहिर है ये तो अभी तक वो काम करते आ रहे थे, तो अब इनको बाकायदा तौर पे एक कानूनी हैसियत दी गई है और इसके मुताबिक इनका काम ये है कि ये बाकायदा तौर पर अब ये खसादार फोर्स का हिस्सा होंगे। यहाँ मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि जो भी लोग होंगे उसमें होगा ये कि वो खसादार फोर्स का हिस्सा होंगे और खसादार फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पुलिस फोर्स में जम किया जाएगा। अब जब ये लोग पुलिस फोर्स में जम होंगे ग्रेजुअली तो इसका मतलब तो ये होगा
कि ये सारे लोग जो हैं, जितनी भी ये जो हौजी हैं, ये दूसरों की जगह काम कर रहे हैं, जाहिर है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पुलिस फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनका इंतजाम होगा तो इनको भी वही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इन्हीं ओहदों पे तैनात किया जाएगा। ट्राइबल एरिया में तो फर्क ये था कि वहां पे किसी अहलियत को नहीं देखा जाता, वहां पे जिसको मर्जी थी उनको तरक्की दे देते थे। अब अगर कोई इनमें ऐसा बंदा है जो बिल्कुल अनपढ़ है और वो जो लिखना पढ़ना जानता ही नहीं है, अगर वो हेड कांस्टेबल है, अगर वो उसके पास जो होता है वो हेड कांस्टेबल के बराबर है, तो जाहिर है पुलिस में वो हेड कांस्टेबल बन जाएगा। उन्हें फोर्स में शामिल, उन्हें पुलिस एहलकारों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके के तहत किया जाना चाहिए कि जो तरीका राइज है उसी तरीका कार के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अगर उस तरीका कार को क्रॉस करते हुए इन्हें कुछ सहूलत दी जाती है तो फिर जो दूसरे पुलिस एहलकार हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ बंगर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत के हवाले से। पाकिस्तान 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहा है, तो भारत में भी इस हवाले से तैयारियां हो रही हैं, दुनिया भर में इस हवाले से तैयारियां हो रही हैं और भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां हो रहा है। अब जितने इदारिये लिखे जा रहे हैं, जिस तरह बैरून मुमालिक में मीडिया भारत के खिलाफ बात कर रहा है, तो ये पहला साल है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो पाकिस्तान की काविशों के बाद मनाया जा रहा है, उसमें भारत ने मंसूबाबंदी क्या कर रखी है, इस हवाले से भारत की साजिश क्या होगी, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, अब की बार भारत को किन खदशात का सामना है, भारत को मुश्किलात क्या पेश आ सकती हैं और पाकिस्तान की तैयारी किस हद तक? देखिए, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में भारत के ख़िलाफ़, जो भारत ने कश्मीर पे कब्ज़े किया हुआ है, जो कश्मीरियों का जुल्म कर रहे हैं, पहली दफ़ा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी जो है उनकी आवाज़ बन चुका है पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान के गरीब मोहल्लों में देखें, यासर पहले कभी किसी को नहीं पता होता था कि कश्मीर का परचम कौन सा है। अब तो गली मोहल्लों में बच्चों तक ने पाकिस्तान के परचम के साथ कश्मीर का परचम थामा होता है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता है। अब भारत ने क्या किया है कि 5 अगस्त को जहाँ पर पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर तमाम पाकिस्तानी, तमाम कश्मीरी, तमाम मुसलमान कश्मीरियों के लिए एहतजाज की आवाज़ बुलंद करेंगे, तो वहाँ पर भारत ने एक खौफनाक प्लानिंग की है। एक तो भारत ने यह किया है कि आज से 8 रोज़ कबल भारत ने बाकायदा 44 नए अफसरों का तकर्रर किया है। ये 44 जो नए अफसर हैं, इन्हें भारत के तहकीकाती जो अदारा है NIA, इसके कहने पे किया गया। ये 44 जो है अफसरान, इनका जुमा सिर्फ वहाँ पर कश्मीरियों की जायदादें जो है ज़ब्त करना है। ये कानूनी तरीके से कश्मीरियों की जायदादें ज़ब्त करेंगे। ये 44 अफसरान जो है ये भारत के अंदर से ला के यहाँ पर तैनात कर देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि बाकायदा आप वहाँ पर, आपको हमने कहा बताया था कि वहाँ पर 4 लाख अब डोमिसाइल बन चुका है। आज के दिन तक ये आपको मैं कन्फर्म दे रहा हूँ न्यूज़ के 4 लाख नए डोमिसाइल बन चुके हैं और ये नए डोमिसाइल एक दिन के टाइम पे बने, जबकि इससे पहले मकबूजा कश्मीर में 1 से 1.5 माह लगता था किसी नए डोमिसाइल के हवाले से, लेकिन अब वो बन गए हैं। अब कर क्या रहे हैं कि 5 अगस्त को भारत ने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। भारत ने बाकायदा, भारतीय मीडिया तो भारत के साथ खड़ा ही खड़ा है। अब इसके बगैर मुल्की मीडिया की एक टीम को भारत से बाकायदा जहाज़ों के ज़रिए 4 अगस्त की शाम को श्रीनगर लाया जाएगा और श्रीनगर के बाद मुख्तलिफ अज़ला जो हैं वहाँ पर उनको लेकर जाया जाएगा। भारत जो है वहाँ पर बाकायदा अब 5 अगस्त को इन्होंने वहाँ दफ़ा जो 370 है उसके ख़ात्मे के लिए वहाँ पर एक दिन मनाने का ऐलान किया है और उसके लिए बाकायदा 1 लाख से ज़्यादा हिंदू जो वहाँ पे बस चुके हैं, जिन्हें शहरियत दे दी गई है, उनके ज़रिए वहाँ पर इवेंट कराए जाएंगे। और उसके लिए ये किया गया है कि कश्मीरियों को 4 अगस्त की रात को ही उनके इलाकों में बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर फ़ौज की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ पर दीगर मामलात होंगे, वहाँ पर आंसू गैस से लेकर हर चीज़ पहुँचा दी जाएगी, गोले पे पहुँचा दिए जाएंगे और ये तासर दिया जाएगा कि 5 तारीख को के मकबूजा कश्मीर में 370 जो है उसके ख़ात्मे के लिए कश्मीर के लोग जो है खुश हैं, ये एक किया जाएगा। और उसके लिए बाकायदा कहा गया है कि 15 अरब रुपया जो है वो ग्रांट रखी गई है, 15 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया को दिया जाएगा कि इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करेगा, ये भारत नवाज मीडिया होगा कि ये भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग 370 के ख़ात्मे पर खुश हैं
और ये वहाँ के हिंदुओं को वहाँ का कश्मीरी साबित किया जाएगा, वहाँ का कश्मीरी बनाकर पेश किया जाएगा और वहाँ के कश्मीरी बनाकर ये तासर दिया जाएगा कि पाकिस्तान जो आवाज़ उठा रहा है वो बिल्कुल गलत है। साथ साथ इन्होंने 5 अगस्त को क्या किया है कि एक और खौफनाक मंसूबा बना रखा है कि हो सकता है कि भारतीय मीडिया से तलक रखने वाले और हो सकता है किसी इंटरनेशनल मीडिया से तलक रखने वाले और इसी तरह 2-3 और गैर मुल्की जो हैं उनका वहाँ पर कत्ल कर दिया जाए। और ये कतर राज जो है बाकायदा एक प्लानिंग से करेगी और उसकी ज़िम्मेदारी सारी कश्मीरी मुजाहिदीन पर डाली जाएगी, ताकि ये कहा जा सके कि कश्मीरी मुजाहिदीन जो है वहाँ पर ये सारा कुछ कर रहे हैं कि जो लोग खुशी मनाना चाह रहे थे, जो वहाँ पर पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे कि हम इस 370 के हाथमे पे हम बड़े खुश हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ये कश्मीरी मुजाहिदीन कुछ कर रहे हैं। तो ये खौफनाक साजिश है। और मैं आपको बताऊँ कि 4 अगस्त की रात को बाकायदा 25 तैयारे जो हैं वो लैंड करेंगे श्रीनगर में और ये 25 तैयारे जो हैं इस पे मुख्तलिफ ममालिक से उन लोगों को जो भारत नवाज लोग हैं, चूँकि भारतीय हुकूमत ने अपने सफ़ीरों को हाथ से टास्क दिया था कि आप अपनी अपनी लॉबी के लोगों को लाएंगे, उनको वहाँ पे हिफाजत से रखा जाएगा, उनको ये सारा एक ड्रामा प्लान किया गया है ये दिखाया जाएगा और उस ड्रामे के बाद तासर दिया जाएगा कि वहाँ के लोग जो हैं भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन लोगों में शऊर पैदा हो चुका है, लोगों की ज़हनियत तब्दील है। लोग अब ये समझते हैं कि जहाँ पर आपके अपने ही अपोजिशन लीडर के जाने पर पाबंदी हो, वो भारतीय गैर कानूनी कब्जा जो जम्मू कश्मीर में है, जहां पर मिलिट्री सीज को 363 रोज बीत चुके हैं, वहां के अवाम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं और ये मोदी हुकूमत को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जबानें भी काट दी जाएं तो जिद्दोजहद आज़ादी मर नहीं सकती। हमारे हलकूम से नाराए हक और नाराए आज़ादी बुलंद होता रहेगा। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।